नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं फिर से 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 में हार का असर एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजीत पवार पर पड़ा है। प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं और ऐसे में वो अपनी पार्टी में बदलाव के मूड में दिख रहे हैं। बारामती के वृंदावन गार्डन में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में हार पर अफसोस जताते हुए सभी के इस्तीफे की मांग कर दी। अब ये सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। अब इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं कि कई सारे नेता जो है उनके पार्टी को छोड़ के शरद पवार की पार्टी में जा रहे हैं और ऐसे में पार्टी का जो प्रदर्शन है वो भी उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन ये जो सवाल उन्होंने किया है, क्या इसके पीछे यही कारण है या फिर कुछ और? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि सभी को मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले दिनों जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। कार्यकर्ता पार्टी की ऋण है और मैं 9 तारीख से राज्य का दौरा कर रहा हूं। मुझे अपने घर का भी ख्याल रखना है और लोकसभा में कई बूथों पर हम पिछड़ गए। ये बातें अजीत पवार जो है वो कह रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, जो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कही है। अब देखिए कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार जो लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, जो अजीत पवार कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं संगठन बदलना चाहता हूं, इसीलिए सभी को मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। शहर, ग्रामीण, महिला, सभी जो प्रकोष्ठ हैं उनमें लोगों में जितने भी लोग हैं मुझे अपना इस्तीफा दें। मैं देखूंगा कि आगे क्या करना है। अजीत पवार ने एक सार्वजनिक भाषण में लोकसभा में हार पर अफसोस जताते हुए कहा कि सुनील तटकरे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुने गए और उन्होंने कुछ गरिमा बरकरार रखी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार को काफी शर्मिंदगी जो है उनका सामना करना पड़ा है। उनकी पत्नी सुनित्रा पवार बारामती क्षेत्र से हार गए क्योंकि वो कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था और बारामती में अजीत पवार जो है वो काफी मजबूत है और हमेशा से सुप्रिया सुले के लिए कैंपेन करते नजर आए हैं और ऐसे में वहां के वोटर्स उनकी बात काफी ज्यादा सुनते हैं। लेकिन इस बार जो था मामला अलग था। सुनित्रा पवार खड़ी थी सुप्रिया सुले के सामने और अजीत पवार इस बार सुनित्रा पवार के लिए जो है वो वोट मांग रहे थे। अब इन सब के बीच हुआ क्या? सुनित्रा पवार की हार हुई। अब देखिए, डिप्टी सीएम जो अजीत पवार है वो आगे क्या कहते हैं कि मुझे खेती करना पसंद है। हम किसानों का बिल चुकाने के लिए 15,000 करोड़ का बोझ उठाया है। 5 साल की बिजली बिल माफी का जीआर भी निकाला गया है। विपक्ष ने ये नहीं सोचा था कि मैं बजट पेश करते समय इस तरह के प्रस्ताव की घोषणा करूंगा। मुझे आने में थोड़ा समय लगा, लेकिन ये बात सोचना कि दादा परिणाम से नाराज है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना को लेकर पवार ने कहा कि जिन लोगों ने लोकसभा के लिए वोट नहीं दिया उन्हें भी फॉर्म भरने दीजिए, पार्टी को यहाँ मत लाइए। अलग अलग राज्यों में ऐसी योजनाएं लागू हैं। सरकार गरीब लोग जो है उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन इसमें लोगों को मूर्ख मत बनाइए। जब कोई भी योजना पेश की जाती है तो कुछ त्रुटियां या गलतियां हो जाती हैं। अब ये बातें जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम बातें जो है वो अजीत पवार कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि अजीत पवार जो कि लगातार चौतरफा हमला झेल रहे थे लोकसभा चुनाव के बाद से, अब इन सब के बीच अब वो कई सारे कैंपेन जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि हम अपने पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं कि जिन परिस्थितियों में अजीत पवार की पार्टी है उससे उबरने के लिए वो कई सारे जो है वो हथकंडे जो है अपना रहे हैं या उपाय कह लीजिए अपना रहे हैं। अब इसी के बीच उन्हीं के पार्टी के एक नेता है प्रफुल्ल पटेल। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकात वो करने वाले हैं और उन्होंने आगे कहा कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अजीत पवार महायुति गठबंधन के सहयोगी हैं और भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ता से भी मिलेंगे, जो उनके दल के जो सहयोगी दल की जो है नेता है। हमें आगामी चुनाव में एक साथ जीतना होगा। जन सम्मान यात्रा का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि एनसीपी जो अजीत पवार की है वो महाराष्ट्र में आम आदमी के लिए खड़ी है और हमने अपनी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के लागू किया है। अब देखिए, ये तमाम जो चीजें चल रही हैं इसमें अजीत पवार हो चाहे उनके पार्टी के बड़े नेता हो, उनकी कवायद यही है कि जनता का मूड भापा जाए और अपनी तरफ किया जाए। लेकिन कह सकते हैं कि ये चीजें होते होते कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने जमकर रैली की और मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो तक निकाला।
और उस रोड शो का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग तो वो रोड शो देखने पहुंचे थे, लेकिन शायद उससे जो 2 गुना लोग या 3 गुना कह लीजिए, उस रोड शो की वजह से ट्रैफिक में अटके हुए थे। जो रोड से जाना चाहते हैं, वो रोड से नहीं जा पा रहे थे, जो मेट्रो से ट्रेवल करते हैं, मेट्रो की सेवाएं जो है वो 6 बजे के बाद बंद कर दी गई थी। तो कई सारी दिक्कतों का सामना भी हुआ था। तो कई सारी पिक्चर्स ऐसी हैं जो जनता जो है उनके मन में बैठी हुई है। और क्योंकि जैसा कि बार-बार विपक्ष ये कहता रहता है कि इस सरकार ने आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बार-बार ये बात पहुँचाते रहते हैं और साथ ही साथ चुनाव में भी हमने देखा कि ये मुद्दे बहुत जो है भारी साबित हुए और इसी को लेकर के जो है एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में जो है वो लड़ा। अब इन्हीं मुद्दे को सुलझाने के लिए और स्कीम अच्छे-अच्छे लोक लुभावन लाए हैं ताकि जो महाराष्ट्र की जनता है उनका मन जो है वो अपनी तरफ किया जाए और कैसे भी करके चाहे वो लाडली बहन योजना के थ्रू हो, चाहे वो गैस सिलेंडर के पैसे छोड़ने की बात हो या बिजली बिल माफ करने की बात हो, कैसे भी करके महाराष्ट्र के जो इंटीरियर है, जो गाँव कस्बे हैं, जो वहाँ के ग्रामीण हैं, उनको जो है अपनी तरफ किया जाए। तो ये तमाम बातें जो है अब वो चल रही हैं। लेकिन जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि अजीत पवार जो है वो इस्तीफा भी मांग रहे हैं कि आप इस्तीफा भी दे दीजिए, जो बात कही गई थी। अभी आप देखिए कि अजीत पवार के कई सारे ऐसे नेता हैं जो पिछले 1 महीने में पार्टी छोड़ के शरद पवार की पार्टी में चले गए और कई सारे ऐसे पार्षद थे, एक दिन में तो करीब 19 के करीब जो खबरें आई थी कि 19 करीब पार्षद छोड़ के पार्टी चले गए थे। अब ये माना जा रहा है कि आने वाले जैसे-जैसे दिन बीतेगा और कई सारे जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं अजीत पवार की और शरद पवार की पार्टी में जा सकते हैं, जिसे मीडिया में इन दिनों घर वापसी के जो शब्द है उससे जो है वो पुकारा जा रहा है। तो अगर ये ऐसा होता रहा तो अजीत पवार जो है उनका अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो नए चेहरों को मौका देंगे? और जो नए चेहरे होंगे, क्या वो इतना विश्वसनीय होंगे जो शरद पवार के कैंडिडेट के सामने खड़े हों और उनको हराएं? क्योंकि शरद पवार की तैयारियों के बारे में हमने कई बार चर्चा की है। कई बार हमने आपको बताया है कि कैसे 3-3 4-4 फॉर्मूले बना करके वो इस बार जो है विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। और कई दिग्गज नेता जो अजीत पवार की पार्टी से उतरने वाले हैं, जैसा कि आकलन है, उनके खिलाफ कैसे युवा जो चेहरे हैं उनको खड़ा किया जाए, उस पे भी शरद पवार काम कर रहे हैं ताकि जो नए और पुराने वर्सेस जो है वो बना करके इस चुनाव को जीता जाए। क्योंकि जनता जो है महाराष्ट्र की वो बदलाव चाहती है और महाराष्ट्र में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो काम नहीं करता, महाराष्ट्र की जनता तुरंत जो है उन्हें ऑप्शन काम करने वाले चाहिए होते हैं और वो उनकी तरफ रुख करती है। और लोकसभा चुनाव में 2019 और 2024 के बीच में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, उसने ये साफ बता दिया कि महाराष्ट्र की जनता को ये 5 साल बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं और इसीलिए 48 में से महायुति सरकार जिसकी सरकार थी वो 17 पे सिमट गए और जो कहीं दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रहे थे कि वो 30 सीटों तक पहुंचेंगे, हालांकि जुबानी बातें तो चल रही थी, पर उम्मीद किसी को भी नहीं थी, वो 30 सीटें जीत के एनडीए गठबंधन चला गया। तो ये जो खतरे की घंटी बची है महायुति के लिए, जो बनी है और कह सकते हैं ये विधानसभा चुनाव तक भी बनी हुई है। तो अब देखिए आगे कि क्या-क्या होता है। अभी तो मैदान में उतरे हैं अजीत पवार और साथ ही साथ विपक्षी दल। अब देखिए कौन-कौन से दांव खेले जाते हैं और उसका काट कैसे निकालते हैं विरोधी दल, अब वो देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।